कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। मध्यकालीन चित्रकला देख रहे थे। मध्यकालीन चित्रकला की कुछ विशेषता आप देख चुके थे और इसमें अब हमें मध्यकालीन चित्रकला में दो पार्ट करके पढ़ना है और आज ही हमें चित्रकला को कहीं ना कहीं समाप्त भी करना है। विकास यदि हम मध्यकालीन में मुगलकालीन चित्रकला का देखें तो अकबर, जहांगीर, हुमायूं और औरंगजेब के समय में दिखाई देते। औरंगजेब का अगर हम कार्यकाल देखें तो 555 से लेकर 605 1605 तक के, सॉरी, 1555 से लेकर 1605 तक के उसका कार्यकाल रहा। लगभग 50 वर्षों तक के उसने शासन किया। तो 50 वर्षों के शासनकाल में हमें दिखाई देता है कि उसके द्वारा स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी उसने बहुत अधिक कार्य किया। तो साथ ही साथ उसने चित्रकला के क्षेत्र में बहुत अधिक कार्य किया और चित्रकला के क्षेत्र में जो प्रमुख उसके जो चित्रकार थे उसमें उनका नाम था, एक का नाम था दसावंत और एक का नाम था बसावंत। जो दसवंत था, ये दसवंत जो एक प्रसिद्ध चित्रकार था जिसने रज्मनामा, जो रामायण है हमारी, उसका जो चित्र के माध्यम से उसके द्वारा अंकन करने की कोशिश की। तो वहीं इसके बाद जो हमें बसावन दिखाई देता है, ये व्यंग्यकार चित्रकार था। ये व्यंग करते हुए चित्र बनाता, मतलब कोई भी चित्र बनाता था तो उसमें व्यंग हमें दिखाई देता था, किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करते हुए बनाता। ये सब प्रसिद्ध चित्रकार थे, परंतु इन चित्रकार की अकबरकालीन चित्रकला की एक खास विशेषता ये थी कि इस समय में जो चित्र बने उस चित्र में आगे की वस्तु को आगे और पीछे की वस्तु को पीछे दिखाने की बहुत अधिक मात्रा में कोशिश की गई, जिसके कारण ये अलग ही प्रकार की चित्र बन गए। दूसरी बात ये कि प्रकृति से संबंधित चित्रों का अत्यधिक मात्रा में वर्णन किया गया और प्रकृति से अधिक संबंधों में जो चित्रों का वर्णन किया गया, तो ये हमें उस समय की चित्रकला की सबसे खास विशेषता दिखाई देती। इस विषय पर अकबर के नाम पर लगातार फतवे भी जारी होते रहे, क्योंकि इस्लाम में चित्र बनाना कहीं ना कहीं हराम माना गया है। तो अकबर उस समय में उस चित्रकला को प्रोत्साहित करने के लिए एक बात कहता है और बात कहते हुए वो आगे बढ़ता है कि मैं चित्रकला को इसलिए प्रोत्साहित कर रहा हूं क्योंकि इसके माध्यम से हम व्यक्ति की और साथ खासकर मनुष्य की सीमा को जान सकते हैं कि मनुष्य कितना भी सुंदर चित्र क्यों ना बनाए, उसमें जान नहीं फूंक सकता। ये बताता है कि व्यक्ति की सीमा क्या है। ये बात कहते हुए वो विरोधी पक्ष को भी कहीं ना कहीं अपने पक्ष में लाने की कोशिश करता है, उसके माध्यम से चित्रकला को बहुत अधिक प्रोत्साहित करता है। इसी के बाद में जहांगीर आया और जहांगीर आया 1200, आपको 1600 के बाद में दिखाई देगा। 1611 5 के बाद वो गद्दी पर बैठता है और 1627 में उसकी मृत्यु होती है। इसके समय की खास बात यह थी कि ये प्रसिद्ध खुद ही एक चित्रकार था, भले इसकी कोई कृति आज मौजूद नहीं है, पर ये खुद ही एक चित्रकार था और इस समय में जो चित्र बने उसने अपने पिताजी की चित्रकला की विशेषता को तो लेकर चला ही। उसने क्या किया, अपने पिताजी की समय की चित्रकला का मतलब जो पास की वस्तु है पास और दूर की वस्तु है दूर, वो तो दिखाया, प्रकृति से संबंधित चित्र तो बनाया, साथ में इसने युद्ध से संबंधित चित्र भी बनाया। और बात ये थी कि इस समय में चित्रकला में उसने फ्रेमवर्क पर बहुत अधिक महत्व दिया, मतलब वस्तु को एक चित्र में, लघु चित्र जिसे कहा जाता है, उस पर बहुत अधिक इसने महत्व दिया। और खास बात ये थी कि इसके समय में मसूद करके एक प्रसिद्ध चित्रकार था, अबुल हसन दौलत, ये प्रसिद्ध चित्रकार थे। इसमें बिशन दास भी थे, कभी कभार प्रश्न पूछता है। दसवंत, बसवंत, मसूद, असद, अब्दुल हसन दौलत, ये चित्रकार थे। तो इसमें कोई भी नाम ले लेगा और बोलेगा कि ये किस काल के शासक का चित्रकार था, ये प्रश्न कभी बन सकता है। इस चित्रकला की खास विशेषता थी कि इसमें पूर्वकालीन चित्रकला का विशेषता को तो लेकर है, साथ में इसने पश्चिमी प्रभाव की चित्रकला को भी दिखाई दी। इसमें आपको पश्चिमी मतलब, क्योंकि इस समय में ईस्ट इंडिया कंपनी, इनका प्रभाव आ चुका था और इनके प्रभाव के कारण चित्रकला पर भी उसका प्रभाव दिखने लगा, वेस्टर्न कल्चर थोड़ा सा दिखाई देने लगा। पर यहाँ पर भी कृत्रिमता ना बल्कि प्रकृति पर बहुत अधिक जोर दिया गया। शाहजहां है, शाहजहां के समय में चित्रकला का हमें कृत्रिम रूप नजर आने लगा और इस समय में चित्रकला से ज्यादा स्थापत्य पे ज्यादा जोर दिया गया। स्थापत्य का मतलब बहुत सारी इमारतों को बनाने में ज्यादा जोर दिया गया। तो हमें इस समय में अधिक चित्रकला का विकास नहीं दिखा। पर औरंगजेब आते आते चित्रकला का अवसान होने लगा। औरंगजेब आने के बाद में, जैसे औरंगजेब गद्दी पर बैठता है 1656 के बाद में, 1656 से लेकर 1707 तक के गद्दी पर बैठते हैं, तो उसकी गद्दी पर बैठने के जो
कारण बनते हैं वो कहीं ना कहीं धर्म बनते हैं, और उस समय की जो राजनीतिक परिदृश्य रहता है वो भी मुगल साम्राज्य के लिए अनुकूल नहीं रहता है, क्योंकि दक्षिण में मराठों का उसको संघर्ष करना पड़ता है, तो उत्तर पश्चिम में लगातार आक्रमण चलते रहता है। इसके कारण लगातार उसकी जो आय रहती है, राजनीतिक आय रहती है, राज्य की आय रहती है, खुद की व्यक्तिगत आय रहती है, वो कम हो जाती है। और कम होने के कारण वो अब जो बिना फालतू के खर्च थे उनको धीरे 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 वो कम करते चला गया, जिसमें उसने स्थापत्य कला के क्षेत्र में जो मनोरंजन के लिए कार्य थे उन सबको उसने बंद करते चले गए, जिसमें चित्रकला भी कम होती गई। धर्म भी एक कारण था, क्योंकि जिस बात को कहते हुए दाराशिकों को उसने मरवाया, वो बात भी कहीं ना कहीं उसे लगातार सत्यापित करनी पड़ती थी, लगातार मुसलमानों का समर्थन प्राप्त करना पड़ता था, लगातार मौलवियों को समर्थन प्राप्त करना पड़ता था। ये समर्थन तभी देंगे जब वो धर्म के आधार पर चलेगा, और धर्म में कहा गया है कि चित्रकला जो है उसमें मनुष्य और प्रकृति का चित्रण करना कहीं ना कहीं हराम है। आप चित्रण करिए तो उन चीजों का करिए जिसमें जीवता नहीं है। तो उसने धीरे धीरे चित्रकला को भी क्या किया, बंद करते चले गया। उसने कलमें लिखवाना बंद कर दिया, सिक्कों पर सिक्के ढलवाना बंद कर दिया। उसने स्थापत्य कला में, आपको बीबी का मकबरा पता ही है कि उसने किस प्रकार से बनवाया। तो चित्रकला का भी यहाँ पर कोई अच्छा विकास नहीं दिखाई दिया। चित्रकला का अगर सर्वाधिक ज्यादा विकास दिखाई दिया तो और जहांगीर के समय में, और स्थापत्य कला का दिखाई दिया शाहजहां के समय पर। दोनों ही कला को जो फला फुलाया या जन्म दिया बहुत अच्छे मात्रा में, वो किसने दिया, अकबर के समय में। अब इसी के बाद में आते हैं बेटा राजपूत कालीन चित्रकला। राजपूत कालीन चित्रकला मतलब ये क्षेत्रीय चित्रकला में आती है। क्षेत्रीय चित्रकला 3 रूपों में बांटी जाती है, एक राजपूत कालीन, दूसरा दक्कनी, तीसरा पहाड़ी चित्रकला। राजपूत कालीन चित्रकला की खास विशेषता जो लिखने वाली है, इस समय में जो चित्र बने उस चित्र में आपको मुगल कालीन चित्रकला का प्रभाव दिखा, क्योंकि राजपूत का संबंध कहीं ना कहीं मुगल सत्ता से था ही। तो कुछ साम्राज्य जिनका संबंध प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मुगल कालीन सत्ता से था, तो उसका प्रभाव, मुगल कालीन चित्रकला का प्रभाव राजपूत कालीन चित्रकला पर पड़ा। दूसरा, इस समय की जो विषय वस्तु थी वो विषय वस्तु कृष्ण से संबंधित ज्यादा थी। कृष्ण राधा से संबंधित चित्रों को यहाँ पर ज्यादा बनाया गया। और तीसरा, युद्ध से संबंधित जो चित्र है उसका भी बहुत अधिक मात्रा में अंकन किया गया। साथ में जो रंग थे उसमें हरे और लाल रंगों का बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग किया गया। ये भी राजपूत कालीन चित्रकला की खास विशेषता रही। और साथ में जो रंग को रंगने के लिए जो ब्रश थे उसमें चौड़े ब्रशों की जगह पर गोल ब्रशों का अत्यधिक मात्रा में प्रयोग किया गया। ये राजपूत कालीन चित्रकला की विशेषता थी। यदि हम राजपूत कालीन चित्रकला में हम देखें तो इस समय में राजपूत कालीन चित्रकला में कई सारी चित्रकला थी जो क्षेत्र के आधार पर फेमस हुई, जिसमें एक चित्रकला थी जिसका नाम था मेवाड़ चित्रकला। ये मेवाड़ चित्रकला आपको पता है, राणा सांगा वगैरह जो थे वो मेवाड़ से आते थे। आपको प्रताप साहब वो भी कहां से आते थे, मेवाड़ से आते थे। और लगातार इनका लंबे समय तक मुगल साम्राज्य से युद्ध चलते रहा। तो इस चित्रकला पर मुगल कालीन चित्रकला का प्रभाव नहीं दिखाई दिया। इसमें प्योर राजपूताना चित्रकला का ये प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई देती है। परंतु पर जैसे 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 हल्दी घाटी का युद्ध होता है 1576 में, तो 1576 में युद्ध हो जाने के बाद में हमें ये दिखाई देता है कि धीरे धीरे ये जो राज्य रहता है वो जंगलों की ओर प्रस्थान करता है। जंगल की ओर प्रस्थान करने के कारण चित्रकला भी जंगल की ओर प्रस्थान करती है, और इसका विकास उस प्रकार से नहीं हो पाता है जिस प्रकार से मुगल कालीन चित्रकला का, क्योंकि राज्य ही अवसान की कंडीशन में था। तो स्वाभाविक रूप से चित्रकला का विकास कैसे हो पाएगा। इसी के बाद में एक और चित्रकला आती है। उस चित्रकला का नाम आता है हमें, एक प्रसिद्ध चित्रकला बूंदा और कोटा। ये बूंदा और कोटा वर्तमान में आप एजुकेशन हब के रूप में दे सकते हैं। बूंदा और कोटा, कोटा आज भी प्रसिद्ध है तो वो एजुकेशन के सेक्टर में, परंतु पहले जो था वो चित्रकला के क्षेत्र में प्रसिद्ध था। बूंदा और कोटा दोनों एक भाई की ही सल्तनत थी। दो भाई मिलकर एक सल्तनत को चलाते थे, परंतु बाद में ये सल्तनत क्या होगी, अलग होगी। तो इस जो चित्रकला यहाँ पर जो चित्रकला बनी उसमें रेखीय तत्वों का बहुत अधिक महत्व रहा। उसमें दुबले पतले चित्र ज्यादा बनाए गए, नाक बड़ी आंख, मतलब बहुत सुंदर सुंदर चित्र जिसको देखने पर लगता था कि क्या बढ़िया चित्र है। रंगों का प्रयोग आपको मैं बता चुका हूँ कि रंगों का प्रयोग किस प्रकार से वो किया गया उन्होंने, और रंगों के प्रयोग के माध्यम से ये प्रसिद्ध चित्रकला बनी। इसी के बाद में एक और चित्रकला रही। उस चित्रकला का नाम है किशनगढ़। किशनगढ़ एक प्रसिद्ध चित्रकला रही।
किशनगढ़, ये भी राजपूत कालीन चित्रकला। इसमें एक व्यक्ति रहा जिसका नाम था संसार चंद। संसार चंद एक शासक था जिसने किशनगढ़ चित्रकला को बहुत अधिक प्रोत्साहित किया, और इसी समय में बनी एक चित्रकला थी जिसका नाम है बनी ठनी। ये बनी ठनी चित्रकला बहुत अधिक फेमस थी। इसकी तुलना मोनालिसा से की जाती है, तो भारत की मोनालिसा बोला जाता है बनी ठनी। इसके अलावा भी कई सारी चित्रकला है जो गुजरात के क्षेत्र में भी फेमस हुई, जैसे पाटन चित्रकला। आपको पाटन की साड़ियां भी दिखाई देंगी, वो भी मैं आपको वस्त्र वगैरह जब बताऊंगा तो वहां पर थोड़ी सी चित्रकला का कहीं ना कहीं वर्णन होगा ही होगा। इसके अलावा अजंता चित्रकला आप देख चुके हैं, तो साड़ियों में भी अजंता का प्रभाव दिखाई देगा। तो मैं आपको जैसे पैठनी बताऊंगा तो वहां कपड़ों के क्षेत्र में आपको वहां पर समझ में आ जाएगा क्या क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। तो ये राजपूतकालीन चित्रकला, 3 राजपूतकालीन चित्रकला थी। इसके अलावा एक दक्कनी चित्रकला रही जिसको इब्राहिम आदिल शाह के द्वारा बहुत अधिक प्रोत्साहित किया। दक्कनी का मतलब आप बहमनी साम्राज्य जाओगे तो बहमनी साम्राज्य में कई सारे शासक थे जिसमें से एक इब्राहिम आदिल शाह थे, और इस समय में इनके द्वारा चित्रकला को बहुत अधिक प्रोत्साहित किया गया। और इस समय में जो चित्रकला बनी वो 12 मासी बनी। कौन सी बनी बेटा? 12 मासी। प्रश्न केवल इतना था जो पूछा गया था कि भैया आप हमें, जो यूपीएससी मेंस में पूछा गया था हिस्ट्री के ऑप्शनल में, कि बारहमासी चित्रकला किस साम्राज्य की प्रमुख देन है, और बारहमासी साम्राज्य और इसकी विशेषताओं को आप बताइए। तो इसके ऊपर प्रश्न पहले पूछे जा चुके हैं। तो इस खास बात ये थी कि जिस प्रकार से मौसम में परिवर्तन के बाद में व्यक्ति के भाव में भी परिवर्तन आता है, उसको ध्यान में रखकर यहाँ पर चित्रण किया जाता था, उसको ध्यान में रखकर रंगों को सेलेक्ट किया जाता था और चित्र को बनाया जाता था। ये प्रसिद्ध चित्रकला है जो दक्षिण भारत की प्रमुख चित्रकला है। तो ये थोड़ी सी बातें ध्यान में रखिएगा। इसके ऊपर प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो मतलब ये है कि अब प्रश्न पूछने की संभावना नहीं है, परंतु इससे रिलेटेड शायद प्रश्न पूछे जा सके। तो मध्यकाल में हमें बहमनी साम्राज्य को बहुत अच्छे से पढ़ना। बहमनी साम्राज्य से कितने साम्राज्य बने और उन्होंने किस प्रकार से विजयनगर साम्राज्य को हराया 1565 के युद्ध में, तो हमें वो सब बातों को यहाँ पर पढ़ना जरूरी, क्योंकि बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, ये 2 प्रमुख साम्राज्य रहे जिन्होंने दक्षिण भारत में संस्कृति को बहुत अधिक प्रोत्साहित किया। और इस बहमनी साम्राज्य की खास विशेषता चित्रकला के साथ में स्थापत्य कला में गोल गुंबद आप जान चुके हो, गोल गुंबद बनाया गया, आप ये भी ध्यान में रखिएगा। तो ये कुछ बातें हैं जो यहाँ पर ध्यान में रखनी है, क्योंकि हमें इससे पता चल जाता है कि हमें मध्यकाल में किस किस साम्राज्य को बहुत अधिक वेटेज देना है और कहाँ से प्रश्न बने। तो इसी के बाद में आता है पहाड़ी चित्रकला। और पहाड़ी चित्रकला की जो विशेषता है वो पहले अगर ध्यान में रख ले, तो पहाड़ी चित्रकला में का विकास तब हुआ जब लगातार उत्तर पश्चिम से लगातार बाहरी आक्रमणकारियों का प्रवेश हुआ, जिसके कारण मूल भारतीय भूमि में जो राज्य थे उनका अवसान हुआ, और उनके अवसान के कारण जो चित्रकार थे, जो स्थापत्य कला के क्षेत्र में कार्य करने वाले थे, उन लोगों ने सुरक्षित क्षेत्र में जाना शुरू किया। और सुरक्षित क्षेत्र में जाने के दौरान इनके द्वारा उत्तर के क्षेत्र में जाना शुरू किया। और जब उत्तर के क्षेत्र में इनके द्वारा जाना शुरू किया तो हिमालय के पहाड़ी क्षेत्र में, कहां पर? हिमालय के पहाड़ी क्षेत्र में इन चित्रकारों को निवास मिला। और जब इनको निवास मिला तो इस समय में एक प्रसिद्ध चित्रकला का विकास हुआ जिसका नाम था कांगड़ा चित्रकला। कांगड़ा चित्रकला हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में दिखाई देंगी। ये चित्रकला की खास विशेषता यह है कि इसमें राजपूत कालीन चित्रकला प्लस मुगल कालीन चित्रकला, इन दोनों का समावेश दिखाई देता है। मतलब ये एक मौलिक चित्रकला नहीं है बल्कि पूर्व की चित्रकला है। इसी से पता चलता है कि जो यहाँ के प्रसिद्ध चित्रकार थे वो पूर्व में कहीं ना कहीं मुगल साम्राज्य में या राजपूत साम्राज्य में अपनी सेवा दे चुके थे। पर यहाँ पर जो चित्र बने उसमें स्थानीय तत्व भी शामिल थे। स्थानीय तत्व मतलब पहाड़ों का चित्रण किया जाना, वहां पर युवतियां खेल रही है, नटखट खेल रही है तो उसका चित्रण किया जाना। तो मतलब स्थानीय तत्व भी थे। ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे मुगलकालीन और पूरे के पूरे राजपूतकालीन चित्रकला का प्रभाव है, बल्कि स्थानीय प्रभाव भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसके अलावा भी कई सारी जो चित्रकला थी वो भी फेमस हुई, जिसमें बसोली करके एक चित्रकला थी, वो भी पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत आती है। वो भी चित्रकला पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत आती है। और ये दोनों चित्रकला आगे चलकर बहुत अधिक फेमस हुई और इस माध्यम से होती है हमारी मध्यकालीन चित्रकला। जब ये मध्यकालीन चित्रकला हमारी हो जाती है तो इसी के बाद में एक और चित्रकला हमें दिखाई देती है
वो है आधुनिक चित्रकला। और आधुनिक चित्रकला को आज हम देख ही लेते हैं, और आधुनिक चित्रकला को देखने के बाद में हम आगे बढ़ते हैं। और आज प्रश्न ज्यादा रहेंगे, आप प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। आधुनिक चित्रकला, और ये आधुनिक चित्रकला में पटना चित्रकला फेमस, और उसी के अलावा एक मधुबनी, ये याद रखिए, मधुबनी चित्रकला, ये फेमस चित्रकला जिसे विश्व में बहुत अधिक ख्याति प्राप्त है। ये मधुबनी बिहार का क्षेत्र है, और इसमें जो चित्र बनाए जाते हैं दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं। दीवारों के दो जोड़ों को जोड़ने के लिए वहां पर चित्र बनाए थे, जमीन से लेकर ऊपर तक के यहाँ पर चित्र बनते हैं। और इसमें देवताओं के चित्रण किया जाना वो प्रमुख खास बात है। और इसमें जो रंगों का प्रयोग किया जाता है वो देसी रंगों का प्रयोग किया जाता है, सिंथेटिक रंगों का प्रयोग नहीं किया जाता है। और चावल को भिगो कर फिर बाद में रंगों को उसमें डालकर फिर बाद में चित्रण किया जाना, ये भी मधुबनी चित्रकला की विशेषता है। ये बिहार की है, प्रसिद्ध चित्रकला है बिहार की चित्रकला। अब आते हैं पटना चित्रकला। तो पटना चित्रकला, इसके विषय में पूछा गया कि पटना चित्रकला की विषय वस्तु क्या थी। विषय और वस्तु, तो आप सभी को पता है कि चित्रकार भी और चित्रकला भी एक समाज को दिखाने का एक आईना है। तो स्वाभाविक रूप से पटना चित्रकला मतलब किसी राज्य के द्वारा संरक्षित नहीं की गई, क्योंकि चित्रकला का विकास मैंने आपको इसकी जो डेमो क्लास थी उसी में बता दिया था कि भैया इस चित्रकला का विकास साम्राज्य के पतन के बाद में अंग्रेजों के आगमन के समय में हुआ। और साम्राज्य के पतन और अंग्रेजों के आगमन के समय में हुआ, तो इस समय में जो चित्र बने उसको प्रोत्साहित करने के लिए किसी राजा ने सहयोग नहीं दिया, बल्कि ये अधिक भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाकर फिर चित्रण कार्य करते थे। और इसे बहुत अधिक मात्रा में जो विदेशी व्यापारी थे वो खरीदते थे। और इसके कारण इनके समय में जो चित्र बने वो राजा रानियों से संबंधित, युद्ध से संबंधित नहीं बल्कि बाजार से संबंधित चित्र बने। बाजार का वर्णन किया उन्होंने चित्र के माध्यम से। बाजार में बताया कि भैया मिठाई की दुकान, कपड़े की दुकान, लोगों की भीड़, और साथ में गरीब व्यक्ति है जो भीख मांग रहा है, इन सबसे संबंधित चित्र बनाए। और खास बात ये थी कि राजाओं का संरक्षण मिला कि इनको नहीं मिला, तो राजाओं का संरक्षण भी नहीं मिला। और इस चित्रकार कला में कोई मौलिकता नहीं थी, क्योंकि पूर्व के जो चित्रकार थे उन्हीं बातों को वो आगे लेकर चले। तो पटना चित्रकला बहुत अधिक फेमस हुई, ये बात आपने अगर ध्यान में रखी। तो इसके अलावा दक्षिण में आपको एक शासक दिखाई देगा जो त्रावणकोर के थे। वो त्रावणकोर के एक शासक थे जिनका नाम था रवि वर्मा। मैं इनका नाम इसलिए लिखा है रवि वर्मा। ये भी एक प्रसिद्ध चित्रकार थे जिनके द्वारा तेलीय चित्र मतलब ऑयल पेंटिंग को बहुत अधिक महत्व दिया गया। भारत में ऑयल पेंटिंग की ख्याति फैलाने वाले अगर कोई व्यक्ति थे तो रवि वर्मा थे। और इनके द्वारा बनाए गए कई सारे चित्र, भारत माता का चित्र, सरस्वती मैया का चित्र, ये बहुत अधिक फेमस हुआ। ये रवि वर्मा ने बहुत अधिक कार्य किया। तो इसके ही नाम पर आपको चित्रकला का विकास भी दिखाई देगा। इसी के अलावा आपको मैंने 2-3 नाम बताए थे जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर, ये रहस्यवादी चित्रकार थे। ये विश्व में मार्मिकता पर ज्यादा जोर देते थे, और मार्मिकता पर ज्यादा जोर देने के कारण वो हमेशा चित्र ऐसे बनाते थे जिसमें व्यक्ति अगर उनको चित्र को देख रहा है तो सच में चित्रकार क्या बोलना चाहता है उस बात को हमेशा जाहिर करना चाहिए। तो रहस्य हमेशा चित्र में रहता था, वो रविंद्रनाथ टैगोर की चित्रकारी में रहे। इसके अलावा भी कई सारे आधुनिक चित्रकार हैं और उन्होंने चित्र बनाने की कोशिश की। तो इतना ये हमारे लिए सफिशिएंट होगा कि हम चित्रकला को किस प्रकार से देखें। बस ये ध्यान में रखिएगा, कभी भी कोई प्रश्न आए तो केवल इस आधुनिक चित्रकला को अगर आप पढ़कर अगर आंसर करोगे तो वो केवल एक एस्पेक्ट को ही देखते रह जाएगा। जब भी कला एवं संस्कृति को पढ़ो तो कला एवं संस्कृति को पढ़ने के साथ में आप लोग मिडेवल और एंशियंट को भी अच्छे से पकड़ बना के रखो, तभी आप उस समय की जो भी कला एवं संस्कृति थे उसके विकास और पतन को अच्छे से बता पाओगे, उसके ऊपर जो प्रभाव पड़े उसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। ये तभी होगा जब आपका मिडेवल और एंशियंट क्या हो, मजबूत हो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे जरूर लाइक करिए, परंतु उसके पहले 2 प्रश्न लिखिए। दक्कन कालीन चित्रकला की विशेषता बताइए। दूसरा, बसावन, दसावन, मसूद ये प्रसिद्ध चित्रकार थे, इसमें से कौन सा चित्रकार
जहांगीर की काल कथा। ये आपके सामने 2 प्रश्न हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबाना ना भूलिए। थैंक यू।